हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 7 प्रिंट कल्चर। एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी प्रिंट से पहले हमारी लाइफ कैसी थी, प्रिंट के बाद क्या रेवोल्यूशन आया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ, इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वर्ल्ड, अगर आप सोचते हैं कितना मुश्किल होगा, अगर हम सोचें प्रिंट ना हो, अगर आप सोचो एक बार को इमेजिन करो कि भाई अगर प्रिंट नहीं है तो कैसा लगेगा। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर। आप चारों तरफ देखोगे आपको प्रिंट से रिलेटेड हर जगह मटेरियल मिलेगा। बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स हैं, एवरीडे थिंग्स लाइक अ थिएटर प्रोग्राम्स। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डेली में देखते हो, ऑफिशियल्स सर्कुलर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डायरीज हैं, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। तो ये सब ऑल मैटर रिलेटेड टू द प्रिंट, ये सब प्रिंटेड मैटर हैं जो कि आप चारों तरफ देखते हो। अगर हम सोचें इसके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी तो इम्पॉसिबल है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर। अगर आप प्रिंटिंग लिटरेचर पढ़ते हैं तो प्रिंट इमेजेस आप उसमें देखते हो। एंड न्यूज़ थ्रो न्यूज़पेपर में अगर आप देखते हो तो कुछ ऐसे ट्रैक पब्लिक डिबेट्स हैं जो अपियर होती हैं प्रिंट, उसके भी आप देखोगे। समाज के अंदर जितने भी डिबेट चलती हैं, वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट। आप अगर ये सोचो, आज जो हमारे पास प्रिंट है और हम अगर सोचें कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, तो हम क्या सोच सकते हैं कि इससे पहले हम यही सोचेंगे, आज जो ये सब मटेरियल देख रहे हैं कि इससे पहले ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंट ना हो। हम ये अगर अपने माइंड में नहीं रखते हैं, फॉरगेट हो जाता है कि भाई चलो सोचे कि प्रिंट है तो हम तो ये सोचेंगे कि भैया ऐसे ही होता होगा कि नहीं। लेकिन प्रिंट का भी एक हिस्ट्री है जो कि हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के अंदर, कि इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कब आया और इसका सर्कुलेट कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ पूरे विश्व में फैलने के लिए, और हाउ हैज़ इट हेल्प क्रिएट अ मॉडर्न वर्ल्ड बनने में, आधुनिक बनने में इसने किस तरीके से हेल्प करी। तो इसका भी एक हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आज प्रिंट है तो पहले भी ऐसे ही प्रिंट होगा, नहीं। प्रिंट कल्चर कब आया, कहाँ से स्प्रेड हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो हमें स्प्रेड और इम्पैक्ट दो चीज़ों पे माइंड में ध्यान रखना है इसमें, प्रिंट स्प्रेड और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आपकी कंफ्यूजन फिनिश हो जाती हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। बिगनिंग ईस्ट एशिया, इन ईस्ट एशिया से किस तरीके से एक्सपेंशन होता है यूरोप एंड इन इंडिया में, यानी जो अगर हम चैप्टर देखें डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट का, अगर प्रिंट का डेवलपमेंट देखते हैं तो ईस्ट एशिया से स्टार्ट होते होते यूरोप में जाता है और इंडिया में किस तरीके से। वी विल अंडरस्टैंड एन इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड, यानी हम इम्पैक्ट और स्प्रेड पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी एंड कंसीडर करेंगे कि सोशल लाइफ्स पे कल्चर किस तरीके से उनका चेंज हुआ, प्रिंट के आने से समाज के अंदर जो भी सिस्टम था वो कैसे चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, पहली प्रिंटेड बुक्स के कहाँ थी, कैसे था और सब कुछ कैसे होता था। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान, कोरिया। सबसे पहले जो प्रिंटिंग होती थी चाइना में डेवलप हुई, फिर जापान में, कोरिया। ये सिस्टम एक हैंड प्रिंटिंग था जिसे हाथों से किया जाता था। और 594 में बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर पे की जाती थी। रबिंग पेपर यानी ये इन्वेंटेड देयर, उस पे इसको इन्वेंट किया जाता था। एक पतला सा पेपर होता था और उस पे इंक वाला जो सरफेस होता था, वुड ब्लॉक यानी एक तख्ती होती थी, उसके ऊपर उसको प्रिंट करके इंक वाली की तरफ से उल्टा करके उसको छापा जाता था, यानी वुड ब्लॉक जैसा हो गया तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता था, उसके ऊपर पेपर को पलट देते थे इन्वर्ट करके, और उसके जो तख्ती पे लिखा होता था उस पेपर पे आ जाता था। तो एक ही साइड कर पाते थे, क्योंकि अगर दो साइड से करेंगे तो शीट में कुछ स्पॉट्स होते थे, यानी कुछ स्पेस होता था जिसकी वजह से वो दूसरी साइड भी प्रिंट हो जाता था। तो दूसरी ये इतनी थिन होती थी, पोर्ट शीट होती थी कि हम दोनों साइड से प्रिंट नहीं कर सकते, तो एक ही साइड होता था वुड ब्लॉक प्रिंट, यानी एक तख्ती होती थी, उसके जो वो लिखते थे उस तख्ती के ऊपर, फिर उसके ऊपर शीट रख देते थे, और शीट रखने की वजह से जो तख्ती पे लिखा होता था वो उसके ऊपर आ जाता था। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल चाइनीज करते थे उसे कहते थे अकॉर्डियन बुक। ये वन वर्ड का क्वेश्चन है कि जो चाइनीज में बुक प्रिंट हुई थी ट्रेडिशनल, यानी हाथों से जो हैंड प्रिंटिंग थी, उस बुक का नाम क्या है, अकॉर्डियन बुक। ये रिमेंबर रखनी है।
चाइना याद रखना है आपको, हैंड प्रिंटिंग ध्यान रखनी है, और ये हैंड प्रिंटिंग प्रिंटिंग बुक्स में ट्रेडिशनल में अकॉर्डियन बुक है। ये क्या होती थी, फोल्ड होती थी, यानी स्टिच की होती थी साइड से, और स्किल्स क्राफ्ट्समैन जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वाले होते थे, जो कॉपी करते थे, कर सकते थे, और उनकी एक्यूरेसी, ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी, लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते थे। कैलीग्राफी यानी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्टाइलिश राइटिंग, इनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती थी, इसीलिए ये इस बुक में लिखने में, डुप्लीकेट करने में, कॉपी करने में कर सकते थे। तो सबसे पहले चाइना में बुक आया, यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, जो कि चाइना में हाथ से की जाती थी। उसके बाद है इम्पीरियल स्टेट, यानी जो राजाओं का साम्राज्य होता था चाइना में, बहुत लंबे टाइम तक जो प्रिंटिंग मटेरियल था वो प्रोड्यूस होने लगा। कैसे? क्योंकि जो चाइना था, पेजेस आ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक, यानी उनके पास एक अथॉरिटी थी, यानी एक दफ्तर शाही या नौकरशाही काम कराने के लिए, एक सिस्टम काम कराने के लिए भर्ती करते थे, रिक्रूट करते थे पर्सनल, यानी जो उनको स्किल वाले पर्सन होते थे, सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन उनके लेने पड़ते थे। तो चाइना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में जॉब निकालने के लिए टेस्ट लिया करते थे, भर्ती निकालने के लिए। अब टेस्ट बुक भी चाहिए होती थी एग्जामिनेशन के लिए, वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर, तो वो टेक्स्ट बुक भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट की जाती थी, और स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट स्पॉन्सर करता था, उसके स्पॉन्सर में ये टेक्स्ट बुक को किया जाता था सारा काम। फ्रॉम द 16th सेंचुरी से, ध्यान रखना 16th सेंचुरी, द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप। अब एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट थे वो बढ़ने लग गए, तो बुक का जो प्रिंटिंग का वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे साफ बताया कि चाइना में जो डिमांड थी वो कैसे बुकों की बढ़ने लगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि चाइना में बुक स्टार्ट हुई थी प्रिंट होने, या अब स्प्रेड हम क्यों पढ़ेंगे कि भाई कैसे स्प्रेड हुई, यानी डिमांड जब बढ़ेगी जब तो स्प्रेड हुई। तो चाइना में डिमांड बढ़ी, कैसे बढ़ी? क्योंकि जब ब्यूरोक्रेटिक में, यानी अपने काम कराने के लिए, पोस्ट में रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए उन्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लेने की जरूरत पड़ती थी, तो एग्जामिनेशन में कैंडिडेट भी बढ़ने लगे और बुकों की डिमांड बढ़ने लगी। तो 17th सेंचुरी में जाते जाते अर्बन कल्चर ब्लूम इन चाइना, शहर का जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो भी बढ़ने लगी। पहले में आपने देखा टेक्स्ट बुक फॉर द एग्जामिनेशन, सेकंड रीजन बनेंगे स्प्रेड का, पढ़ रहे हैं हम कैसे स्प्रेड हुआ और डिमांड कैसे बढ़ी, यानी डिमांड में दूसरे में, क्योंकि अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ चाइना में, यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई, प्रिंट वॉज सो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। पहले कौन यूज करता था? स्कॉलर और ऑफिशियल्स यूज करते थे, यानी जो विद्वान हो गए या अधिकारी हो गए, उन्हीं के पास अब नहीं रहा। मतलब प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज, सिर्फ यही नहीं था कि अब बस अधिकारी और ऑफिस जो विद्वान है सिर्फ वही प्रिंट यूज करेंगे, अब डाइवर्स होने लगा, प्रिंट की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। कैसे? मर्चेंट भी अब इसको यूज करने लगे थे। डेली के जो उनकी लाइफ में वर्क होता था वो कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन ट्रेड की, तो मर्चेंट्स भी करने लगे, रीडिंग बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। कुछ लोग इसको लेजर एक्टिविटी मानने लगे, यानी टाइम पास करने की एक्टिविटी मानने लगे। न्यू रीडरशिप प्रीफर करते थे फिक्शनल, वो जो रीडर थे जो पढ़ना पसंद करते थे, क्या पढ़ना पसंद करते थे? फिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज एंड एंथोलॉजीज। एंथोलॉजी यानी जिसके अंदर एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने लिखा हो, एक ऐसी वो होती है बुक, यानी अलग अलग राइटर्स ने लिखा हो एक ही टॉपिक के बारे में, यानी हमारा जो एथोलॉजी है ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, यानी किसी के ऊपर जब अलग अलग लोग लिखते हैं और उसकी एक बुक निकलती है। एंड रोमांटिक प्ले, ये सब चीजें लोग पढ़ने लगे। अब रिच वुमेन जो थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और जो वुमेन थी उनकी पोइट्री भी और प्ले भी आने लगे, पोइट्री, कविताएं और नाटक भी प्ले होके आने लगे। जो वाइफ्स थी ना स्कॉलर्स की और ऑफिशियल्स की, यानी अधिकारियों के, विद्वानों की जो वाइफ्स थी वो भी पब्लिश करने लगी अपने काम को, और कॉटिजन रॉट अबाउट देयर लाइफ्स और वर्क्स एंड कॉटिजन्स, उसके अपने काम और अपने शिष्टाचार या चुटकुलों के बारे में लिखने लगे, अपनी लाइफ के बारे में लिखने लगे। तो हम कह सकते हैं कि जो स्प्रेड था बढ़ रहा था, यानी उसकी डिमांड बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? एक तो चाइना में टेक्स्ट फॉर एग्जामिनेशन की, दूसरा अर्बन कल्चर की बाढ़ आ गई थी, यानी अब शहर में शहरीकरण बढ़ रहा था और कल्चर में
मॉडिफाई हो रहा था, तो प्रिंट भी अब बढ़ रहा था, क्योंकि पहले स्कॉलर ऑफिशियल्स ही यूज करते थे, लेकिन अब डिफरेंट कैटेगरीज के लोग भी इसको प्रिंट को यूज करने लगे, मर्चेंट यूज करने लगे, रिच वुमेन यूज करने लगी, इवन वो अब प्रिंट भी करने लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रिंट बुक थी कहाँ हुई थी, चाइना में। उसके बाद हम जापान का पढ़ेंगे, सेम ही है चाइना और जापान का, सिर्फ माइनर से डिफरेंस है जो आपको समझना है चाइना के बाद जापान का। तो चाइना से जापान में कैसे जाता है और किस तरीके से प्रिंट वहाँ पे स्प्रेड होता है। लेकिन अभी हम चाइना के पढ़ रहे हैं कि चाइना में डिमांड कैसे बढ़ी। भाई चाइना में डिमांड किस वजह से बढ़ी, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऑफ द एग्जामिनेशंस वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। जो इंपीरियल स्टेट था वही इस चीज को उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस में होती थी। नेक्स्ट, अर्बन कल्चर में बाढ़ आ गई। अब ना केवल सिर्फ ऑफिशियल्स और सिर्फ स्कॉलर ही कर सकते थे, जबकि अब कौन कौन इसको कर सकता था, मर्चेंट्स भी रीड करते थे, और बहुत सारे टॉपिक्स थे जिस पे बुक रीडिंग की जाने लगी, और रिच वुमेन्स भी इंटरेस्टेड थी। न्यू रीडिंग कल्चर एक कंपेन हुआ, यानी एक न्यू टेक्नोलॉजी लाने में एक साथी बना, और एक इसको हम मान सकते हैं वेस्ट प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेस इंपोर्ट होने लगी 19th सेंचुरी तक। वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश देयर आउटपुट इन चाइना। उन्होंने अपनी पावर को चाइना में एस्टेब्लिश करने के लिए संघाई को एक मेन हब बनाया, यानी जहाँ एक ऐसा प्लेस होता है जो कि सेंटर मानते हैं कि न्यू प्रिंट कल्चर का सेंटर बना। संघाई एक सेंटर बन गया न्यू प्रिंट कल्चर का, और वहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स थे, जो वहाँ पे ये कैटरिंग की जाती थी टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स में। और फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब जो था वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ समझने वाली बात है, हाथों की को अब मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज हो रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमने चाइना का पढ़ रहे जापान में कैसे प्रिंटिंग आई। प्रिंट अगर जापान की पढ़े तो ये डायमंड सूत्रा का एक दिया हुआ है कि पहले जो जापान की बुक है, यहाँ पे हमने चाइना की पढ़ी थी बुक, कौन सी थी, अकॉर्डियन बुक। अगर अब हम जापान की बात कर रहे हैं तो चीन से जापान में पहुंच गया प्रिंट, और देखो ये उसकी बुक का एग्जांपल दिया, और बुक का नाम है जो हाथों से प्रिंटेड है, यानी डायमंड सूत्रा कहा जाता है उस बुक का नाम, और इस बुक के नाम में दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट मशीनरीज कौन थे, जैसे कि भी धर्म गुरु होते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यहाँ से अब वो दूसरी जगह यानी जापान में गए, तो जब चाइना से जब वो जापान जाते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान के अंदर। तो इनका क्या काम होता है, ये तो धर्म गुरु होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो चाइना से जब यहाँ पे जापान में आए तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग स्प्रेड हुई। तो चाइना से सबसे पहले चाइना में हुई, फिर जापान में हुई। आप इसको माइंड में ध्यान रखना कि चाइना से जापान की बात हो रही है। ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी जो प्रिंट हुई थी 868 में, और बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये इसका यहाँ पे दे रखी है शीट, इसके अंदर 6 शीट थी टेक्स्ट की, और वुड कट इलस्ट्रेशन यानी चित्रकारी भी की हुई है। पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। जो पिक्चर होती थी टेक्सटाइल पर, वो पहले प्लेइंग कार्ड्स पे पिक्चर होती थी, पेपर मनी पे या टेक्सटाइल पे, यानी इन्होंने साफ बोला है कि जो पिक्चर प्रिंट होती थी टेक्सटाइल पे, प्लेइंग कार्ड्स पे और पेपर मनी पे प्रिंट की जाती थी। अब इन मैडलीव जापान मध्य की बात करें, जापान में पोएट प्रोज यानी जो गद्य होते हैं, हिंदी में पैराग्राफ होते हैं, राइट्स होने लगे, रेगुलरली पब्लिश होने लगे, बुक अब चीप होने लगी और अब बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगी, यानी अबेंडेंट थी, वो इतनी अवेलेबल थी कि आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। प्रिंटिंग विजुअल मटेरियल, विजुअल मटेरियल्स होता है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट आने लगा पब्लिक का। वो अब वो प्रैक्टिस में थी, जो चीज़ विजुअल प्रिंटिंग होने लगी, यानी जो हम देखते हैं महसूस करते हैं वो पब्लिश होने लगी, और क्योंकि वो इंटरेस्ट होता था, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं उसी में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो प्रिंट होने लगा। विजुअल प्रिंटिंग यानी मटेरियल मतलब जो हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो पब्लिश हो जाए, तो प्रिंटिंग उससे बहुत इफेक्ट में आई। जैसे कि भाई लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो फ्लॉरिशिंग जो आई, जो बढ़ा, अर्बन सर्कल एट ईडो की बात करें तो जो कि उस लेटर टू बी नन उसे टोक्यो जाना जाता है, अब पहले ईडो था अब उसे टोक्यो जाने लगा। इलस्ट्रेट कलेक्शन और पेंटिंग, वहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिले हैं पेंटिंग के, डिपेक्टेड एंड एलिगेंट अर्बन कल्चर यानी शाहीन कल्चर, जो बहुत ही ज़्यादा रिच माना जाता है, अर्बन कल्चर वहाँ का डिपिक्टेड हुआ, यानी सामने आया।
और इन्वॉल्व आर्टिस्ट हैं इसमें, कॉर्टिजन्स हैं और कॉर्टिजन्स और टी हाउस गैदरिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि उनसे हमें पेंटिंग के कलेक्शन नजर आए। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स भी पैक्ड हैं। जो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल है उसमें अलग अलग के किसके टॉपिक्स है, बुक्स ऑन वुमेन पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कैलकुलेशंस, टेस्ट, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिक्यूट एंड कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसके टॉपिक से रिलेटेड विजुअलाइज मटेरियल्स प्रिंटिंग आने लगा, यानी ये सारे हैंड प्रिंटिंग पे उन्हें एग्जाम्पल मिले हैं कि किस तरीके से उनकी लाइब्रेरी में और बुक स्टोर में रहती थी। तो जापान में, और आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, दोनों की बुकों के नाम ध्यान रखने हैं, और चाइना से जापान में आया और किस तरीके से फिर वहाँ पे प्रिंट इंक्रीज हुआ। यहाँ पे बोला कितागावा और उतोमारो का जो जन्म था ईदो में हुआ था 1753 में। इन्होंने प्रिंट को यूक्यू यूक्यू यानी होता है जो कि हम एक ऐसा वर्ड कह सकते हैं जो फ्लोटिंग कर रहा है, यानी पिक्चर फ्लोटिंग वर्ल्ड, यानी तैरती हुए इन्होंने संसार को दिखाया है, पिक्चराइज करा, आर्ट को इन्होंने कंट्रीब्यूट करने में इनका किताबा उतोमारो का बहुत बड़ा हाथ है। तो किताबा उतोमारा ने यूकियो पे प्रिंटिंग बनाई और डिपिक्ट करा, उसके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस बताए, और उनके जो ट्रैवल होते होते यूएस से यूरोप में इन्फ्लुएंस डाला। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे मान, मोन और वैन गॉग, इनके इनको इन आर्टिस्ट पे भी इसकी प्रिंट ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। पब्लिशर जो थे यहाँ पे तस्तिया और जेजुबोरो, उनकी भी सब्जेक्ट थे, जो उन्होंने आर्टिस्ट को बोला कि उनका अटेंशन थीम की तरफ आउटलाइन करा, और उनके जो वुड ब्लॉक थे जो उस पे उन्होंने ड्राइंग बताया कि किस तरीके से तुम्हें वुड ब्लॉक पे कब करके पेंटिंग करनी है, और पेंटर्स जो लाइन थी उसे रिप्रोड्यूस कराया। इस प्रोसेस को उन्होंने ड्राइंग में बोला, और जो पहली होती थी ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और जो प्रिंट था वो सरवाइव करता था ओरिजिनल बुक प्रिंट पे, यानी जो प्रिंट पे ब्लॉक पे जो पेंटिंग होती थी ओरिजिनल तो खराब हो जाती थी, और जो डुप्लीकेट थी वो बच जाती थी। तो ये एक सिस्टम को तुस्ताया जुजबोरो ने आइडेंटिफाई करा इसको वुड ब्लॉक पे, यानी किस तरीके से पेंटिंग इमेज की भी डाली जा सकती है। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रिंट यूरोप में कैसा आया। अभी आपने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि चाइना में आया, फिर आपने पढ़ा जापान में आया, और किस तरीके से दोनों की बुक्स हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे से वो और भी ज़्यादा हाथों की लिखी हुई जो नोटबुक्स थी, प्रिंटिंग थी, वो स्प्रेड होने लगी और उसकी डिमांड बढ़ने लगी। सेम यहीं पर ऐसे, क्योंकि अब उसको पढ़ने वाले लोगों में इंटरेस्ट आने लगा, उसकी इंक्रीज हुई। अब यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ चाइना और जापान में, तो यूरोप तक कैसे फैला ये, क्योंकि आप जानते हो ट्रेड होता था पहले, तो जो सिल्क और स्पाइसेस हैं वो चाइना से फ्लो होते थे, यूरोप तक जाते थे। तो कैसे जाते थे, सिल्क रूट से जाते थे, क्योंकि वो रास्ता था मेन जहाँ से सामान जाता था। सिल्क रूट तो आपने पहले भी पढ़ा है कि सिल्क रूट इसलिए फेमस है कि वहाँ से सिल्क और स्पाइसेस जाते थे चाइना से पूरे यूरोप में, तो इसीलिए वो फेमस रूट है। तो इसी के थ्रू जब ये जाते थे तो चाइनीज पेपर भी वहाँ पे यूरोप में पहुँच गया उस रूट के थ्रू। 11th सेंचुरी में कैसे पहुँच गया, इसी तरीके से पेपर मेड पॉसिबली प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, और स्क्राइब जो थे, लिखने वाले जो होते थे स्क्राइब्स, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी बहुत ध्यान से। 1295 में जो मार्को पोलो थे वो ग्रेट एक्सप्लोरर थे, यानी खोजी थे। वो जब इटली पहुंचे, यानी जब चाइना गए हुए थे, चाइना से जब वो इटली पहुंचते हैं, चाइना में उन्होंने पहले सब कुछ सीख लिया कि कैसे प्रिंट करते हैं, तो वहां से फिर वो इटली आते हैं, तो एक्सप्लोरेशन करके चाइना में, तो वहां पर फिर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को दिखाया और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को उनसे कनेक्ट करवाया, और मार्को पोलो ने फिर इस नॉलेज को पूरे उसमें फैलाया, और धीरे धीरे इटालियन बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक पे वहाँ भी होने लगा। पहले वुड ब्लॉक का यूज सिर्फ चाइना में होता था, फिर जापान में होने लगा, फिर जापान के बाद हम पढ़ रहे हैं यूरोप में मार्को पोलो की वजह से। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये इटली का था मार्को पोली,
मार्को पोलो इटली का था, और ये जब चाइना जाता है, चाइना से सीधा फिर ये मार्को पोलो इटली में इस चीज को स्प्रेड करता है, और इटली से धीरे धीरे सब जगह वहाँ पे प्रिंट स्प्रेड होने लगा यूरोप में, क्योंकि ये सब जगह जाके अपने इस चीज को क्या करते थे, समझाते थे और वहाँ पे इसको सेटअप करते थे। पहले क्या होता था, वेलम, वेलम क्या होता है, ये एक ऐसा स्किन होती थी एनिमल की जिसके ऊपर लिखा जाता था, और ये बहुत कॉस्टली होता था, लग्जरी इसको माना जाता था। तो यहाँ पे जो अब बोला है कि टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई यूरोप के अंदर, तो जल्दी ही फैल गई, क्योंकि यहाँ से अब इटली से यहाँ तक फैलने में जल्दी हो गया, और लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। लेकिन अभी जो लग्जरी एडिशंस थे, जो लिखे जाते थे, जो रॉयल लिखवाते थे अपने लिए सारी चीजें, तो वो तो वेलम पे ही लिखे जाते थे अभी भी। एंड मींट फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनेस्ट्रिक लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंट। स्कॉफ्ड यानी जब हम किसी को गलत मानते हैं या ताना मारते हैं, तो उन्होंने स्कॉफ्ट माना, किसको माना, प्रिंटिंग बुक्स को चीप और वल्गरिटीज बोला कि ये बेकार है। तो वो उनको यूज ही नहीं करते थे, जो बहुत धनी वर्ग होते थे, रिच होते थे, मोनेस्ट्रिक होते थे, तो ये तो सिर्फ वैलम को ही यूज करते थे, एक्सपेंसिव वैलम, इसको अपना रॉयल मानते थे, तो इसलिए जो यूज करते थे ये बुकों को, ये वैलम वाले यूज करते थे। लेकिन अभी इनके इनके अलावा बहुत सारे लोग थे जिनकी डिमांड बढ़ चुकी थी, मर्चेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटी टाउन बॉट द चीपर प्रिंटिंग कॉपीज, ये नहीं खरीदते थे अरिस्टोक्रेटिक और रिच मोनेस्टिक, लेकिन मर्चेंट और स्टूडेंट खरीदने लग गए, क्योंकि ये चीप प्रिंटिंग होती थी और इनको बहुत इजी होता था। तो दोनों में चल रहा था, ये हाथों वाला भी चल रहा था और प्रिंटिंग कॉपीज भी चलने लग गई। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रिंटिंग ही चलने लगा और ये हैंड रिटन, तो दोनों चल रहा था। जो ये था वेलम पे, उसका वेलम वाली वो यूज करते थे एक्सपेंसिव, जो धनी लोग होते थे, और ये मर्चेंट्स, व्यापारी और स्टूडेंट की वजह से प्रिंटिंग कॉपीज यूज होने लगी, डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, बुक इंक्रीज होने लगी, बुक सेलर जो थे अब वो भी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करने लगे बुक्स को मैनी डिफरेंट कंट्रीज में। अब बुक फेयर्स लगने लगे डिफरेंट प्लेसेस में, और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो थी ऑर्गेनाइज की जाती थी, अब नए तरीके से की जाने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। जो स्क्राइब्स होते, जो लिखते थे, जो स्किल्स होती थी जिनके पास, हैंड राइटर के जो होते थे, तो वो जो नो लॉन्गर स्लोली, अब सिर्फ उनके पास जो काम, सिर्फ वेल्दी लोगों का ही काम नहीं आ रहा था, तो जिनकी जो स्किल थी वो सिर्फ एम्प्लॉयड जो थे, पहले क्या होता था, वेल्दी लोग ही उनको अफोर्ड कर पाते थे और उनसे लिखवाते थे, लेकिन अब इन्फ्लुएंस जो पैटर्न का था, यानी अब उन पे ही उनका पैटर्न था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब बुक सेलर भी उनको स्क्राइब्स को अपने पास रख सकते थे। मोर देन 50 स्क्राइब्स एक ही बुक सेलर के पास होते थे, वो भी बुक अपने पास रखवा के, इनको जो स्क्राइब्स होते थे, बुक लिखते थे, उनको अपने पास रखते थे और उनकी हेल्प से प्रिंट करवा के सेल करवाते थे। तो पहले तो धनी लोग ही इनको अफोर्ड कर पाते थे स्क्राइब्स को, लेकिन अब बुक सेलर भी इनको अफोर्ड कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने बोला, बट द प्रोडक्शन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाइड एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। लेकिन जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो सेटिस्फाइड वाला काम तो नहीं था कि, और लेकिन फिर भी उसकी डिमांड तो थी, लेकिन कॉपी वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, और जो लेबरर्स था वो बहुत ज़्यादा, उसमें काम बहुत अधिक होता था, हाथों से, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथों से लिखी जाती है, और जो प्रिंट है वो भी मशीन द्वारा प्रिंट हो रहा है, तो दोनों चल रही थी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या था कि भाई इसको सेटिस्फाइड नहीं कह सकते कि भाई उसकी बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्यों, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी, उसमें काम लेबर का ज़्यादा होता था, टाइम ज़्यादा लगता था, तो इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेजाइल थी, यानी उनको बहुत रखना मुश्किल हो पा रहा था, उनको संभालना मुश्किल हो रहा था, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड, रीड इजली, उनको पढ़ भी नहीं सकते थे, और सर्कुलेशंस में प्रॉब्लम थी, उनकी लिमिटेड थी, और ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, लेकिन डिमांड की तो बढ़ रही थी मांग, जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर हो गई, और अर्ली 15 सेंचुरी में से पहले वुड ब्लॉक बिगन बीइंग वाइडली यूज इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल, तो यूरोप के अंदर प्रिंट टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट पे होने लगी थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के होते हुए भी प्रिंटिंग की क्यों जरूरत पड़ी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के डीमेरिट्स क्या है, क्या नुकसान है, तो आपको इसलिए समझ आएगा कि उसको रखने में बहुत मुश्किल होती है, वो महंगा है और उसमें लेबर चाहिए,
तो ये आप इसमें आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। तो ये यूरोप का आपने पढ़ा कि किस तरीके से यूरोप में आया। अब जब यूरोप में आया तो ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि जो अभी क्विकर ये तो जल्दी हो जाती थी प्रिंट और चीप थी, इसीलिए टेक्स्ट रिप्रोडक्शन होने लगा, इसका ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। इन्वेंशन सब न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की कर सकते थे, क्योंकि ब्रेक थ्रो एकर्ड एट स्ट्रैसबर्ग जर्मनी का, जो स्ट्रैसबर्ग जो जर्मनी में है, वर जॉन गुटनबर्ग वहाँ के, उन्होंने डेवलप करा फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस 1430 में। तो गुटनबर्ग कौन थे जिन्होंने जर्मनी में ये सेटअप स्टार्ट करा? ये मर्चेंट्स के बेटे थे, और इनके जो पिता थे वो, उनके पास एक बहुत बड़ा वो था, एग्रीकल्चर एस्टेट था। तो ये बचपन में ही वाइन और ऑलिव प्रेसिस इन्होंने देखा था, यानी किस तरीके से तेल निकाला जाता है। तो इनके पास तो बचपन में मशीन थी इनके पापा के पास, तो इनको पता था किस तरीके से प्रेस करके निकाली जा सकती है। ऊपर से इन्होंने एक कोर्स भी कर रखा था, इन्हें ये भी पता था पॉलिशिंग स्टोन्स की कैसे की जाती है। तो क्योंकि ये गोल्ड स्मिथ से सुनार थे, तो इनको एक्सपर्टाइज था, यानी मॉडल बनाने का, मेकिंग ट्रिक थी इनके पास। एक ट्रिंकेट्स था, यानी किस तरीके से बना सकते थे। ड्राइंग की नॉलेज थी, गुटनबर्ग ने अपनी इस नॉलेज से एडप्ट कर कर एक टेक्नोलॉजी डिजाइन करी, इनोवेशन करा, यानी ऑलिव प्रेस को ही मॉडल मान के एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इस मोल्ड्स में क्या था? इस मोल्ड्स में ये था कि एक मेटल की शीट होती थी और उस पे लेटर लिखे जाते थे अल्फाबेट के। अल्फाबेट के अंदर जैसे मानो पहले इन्होंने ये शीट है, शीट में क्या करा, ए बनाया तो ए को कट करके रख लिया, फिर बी बनाया, बी को कट करके रख लिया। और जब जो प्रिंटिंग प्रेस की जो मॉड्यूल बनाया था उसके अंदर अगर आपको एक नेम लिखना है तो वही नेम रख कर वहां पर उसको प्रेस कर दिया जाता था। तो इस तरीके से वो करते थे, कास्टिंग करते थे मेटल टाइप को मूव करके। 1448 में गुटनबर्ग परफेक्ट सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा और फर्स्ट बुक उन्होंने प्रिंट करी, बाइबल। 180 कॉपीज उन्होंने प्रिंट करी 3 साल के अंदर, और उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्शन में इंक्रीज करा। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ तो गई थी, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म नहीं होती। हैंड्स से जो पहले काम किया जाता था, हम मानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, बट डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस, पूरी तरीके से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाई। यहाँ पे गुटनबर्ग का क्वेश्चन आपको आ सकता है। प्रिंटिंग प्रेस जो इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट करी है, बाइबल का, और 180 कॉपी 3 साल में। तो यहाँ पर आपको ये लर्न करना है अबाउट ऑफ गुटनबर्ग कौन थे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रैसबर्ग एकर्ड एट स्ट्रैसबर्ग जर्मनी में, और जॉन गुटनबर्ग ने ये फर्स्ट प्रिंट निकाली थी। इनकी गुटनबर्ग परफेक्ट थे सिस्टम में, क्यों हुए, कैसे निकाल पाए, इनकी पूरा सही तरीका बताया हुआ है। ये इनका यहाँ पे दे रखा है कि फ्रेम है, स्क्रू है, हैंडल है, प्लेटन है, और प्रिंटिंग ब्लॉक, प्लेस ओवर, किस तरीके से एक दबा के प्रेस करके शीट को निकाला जाता था। तो इनफैक्ट प्रिंटिंग बुक फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयर एंड लेआउट। और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक रिजेंबल था, लेआउट था, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता था। मेटल लेटर थे, और ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल था। बॉर्डर जो थे इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉइल्स एंड अदर पैटर्न एंड इलस्ट्रेशंस, उसमें कुछ पिक्चर्स भी थी जो पेंट की जाती थी। बुक प्रिंट लेकिन बाद में की जाती थी, पहले लिख लिया जाता था पैटर्न को, उसके बाद इलस्ट्रेशंस यानी चित्रकारी की जाती थी। बुक्स जो प्रिंट होती थी फॉर द रिच के लिए होती थी, और इसीलिए वहाँ पे डेकोरेशन के लिए साइड में स्पेस छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसको प्रिंट से करना आसान नहीं था, तो इसको बाद में हाथों से किया जाता था। तो परचेसर जो होते थे वो डिज़ाइन चूज करते थे, बाद में डिसाइड करते थे कि पेंटिंग जो है स्कूल दैट वुड डू इट इलस्ट्रेशन की कौन सी पेंटिंग उसके अंदर होगी, डिसाइड की जाएगी। 100 ईयर्स बिटवीन, यानी 50 से लेके 4015 से लेके 1515 तक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई, एंड मोस्ट कंट्री ऑफ यूरोप की जो थी अब स्प्रेड होने लगा। प्रिंटिंग फ्रॉम जर्मनी से अब ट्रेवल करते करते कंट्रियों तक पहुंचा, और इस तरीके से न्यू प्रेस जो चाहते थे वहां जाके ये सेटअप की जाती थी, और वहां पे बाढ़ आने लगी न्यू बुक्स की प्रिंटिंग की। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी तक तो 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट हो चुकी थी, और मार्केट में या पूरे यूरोप में
बाढ़ सी आ गई और नंबर वेंट अप 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज निकल चुकी थी। तो शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग अब मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो चुकी थी। इसी को कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन, के प्रिंट रेवोल्यूशन आया। तो गुटनबर्ग की वजह से किस तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी, इलस्ट्रेशन यानी चित्रकारी की जाती थी, कौन उनको करवाता था, स्पेस छोड़ा जाता था। तो इसमें पूरा समझाया है किस तरीके से जर्मनी से धीरे धीरे हर जगह भेजा जाता था इसकी मशीन्स को, और जो जो मशीन लगवाना चाहते थे उनको ट्रेनिंग देके मशीन सेटअप करके प्रिंटिंग करवाया जाता था। और किस तरीके से 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट हुई और 200 मिलियन कॉपीज बन गई 16th सेंचुरी तक। तो ये एक रेवोल्यूशन मानो प्रिंट के अंदर। और प्लेटन क्या होता है, ये एक लेटर प्रेस प्रिंटिंग होती है जिसको प्रेस करके उस पर इम्प्रेशन से यानी उसकी कॉपी निकाली जाती है, पेपर को रख के प्रेस करके निकाली जाती है। तो ये वो है। और ये बाइबल यहाँ पे जो बताया है, जो उसने गुटनबर्ग ने बाइबल लिखी थी उसकी एक शीट है, इसमें साफ बताया, आपको डिफरेंस दिखाई दे सकता है। पहले एक जैसा नहीं होता था क्योंकि इस पे छोड़ दिया जाता था हाथों से काम करने के लिए। तो दोनों शीट में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि सेम नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे काम करना, क्योंकि प्रिंटिंग होने के बाद हाथों से काम करने के लिए स्पेस छोड़ा जाता था। तो ये बाइबल जो है, गुटनबर्ग ने जो बाइबल प्रिंट करी थी, ये उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर कंपोजिटर है और किस तरीके से यहाँ पे ये अब इसको जोड़ने के लिए बुकों को मतलब बाइंड करने के लिए रखा हुआ है, और किस तरीके से गैली है जिसमें इंक डाल के तैयारी की जा रही है प्रिंट करने के लिए, ये मशीन है स्क्रू करने के लिए। यहाँ पे सारा सिस्टम बताया है कि ऑफिसर किस तरीके से काम कर रहे हैं, पिक्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से शॉप आप देख सकते हैं, वर्कशॉप देख सकते हैं। यहाँ की ऐसी शॉप होती थी जिसमें मिलके काम करते थे। कंपोजिटर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो सारे जितने भी रिलेटेड प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज होती है उसको कंपोज करता है, यानी उसको ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो उससे रिलेटेड सारे मटेरियल्स को भी इकट्ठा करता है, कंपोज करता है प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क को, उसे कहते हैं कंपोजिटर। गैली क्या होती है, एक मेटल फ्रेम होता है गैली, मेटल फ्रेम यानी उस पे ही टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है, लिखा जाता है। तो गैली और कंपोजिटर कीवर्ड्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन अब कैसे आया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं, आपको 3 चीजें समझनी है, चाइना, जापान और यूरोप। ये तीनों चीजें समझनी है और स्टूडेंट बहुत इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आप कीवर्ड्स पढ़ेंगे और जापान और चाइना और ये जो यूरोप है, और यूरोप के अंदर जर्मनी में सबसे पहले जो गुटनबर्ग था उसका क्या रोल है, उसने किस तरीके से इन्वेंट करा, फिर बाइबल कैसे प्रिंट करी, उसके बाद ये भी है मार्को पोलो का क्या रोल है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट चाइना में क्यों इन्वेंट हुआ, फिर उसकी मांग कैसे बढ़नी शुरू हुई, फिर जापान में कैसे वहां पहुंचा, फिर यूरोप में कैसे पहुंचा, यूरोप के बाद फिर मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी जाती थी वो क्यों अब इतना नहीं लोग अफोर्ड करना चाहते थे या वो नहीं चाहते थे, और फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स की डीमेरिट्स हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि गुटनबर्ग का क्या रोल है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको इन टॉपिक्स में क्लियर करने हैं, और आपको अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इसका रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, और हमने अभी पढ़ा था स्प्रेड, यानी किस तरीके से पूरे यूरोप में प्रिंट स्प्रेड हो गया। थैंक यू।